बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद महीनों की बात की जाए तो सियासी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर है और इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नया बयान भी सामने आता है। वफाकी हुकूमत को घर भेजने के लिए PTI की तरफ से कोशिशें जारी हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी किया गया। 26 नवंबर की बात की जाए तो 26 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च किया गया उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया इमरान खान की तरफ से, और वो सरप्राइज़ ना सिर्फ PTI के अरकान के लिए था बल्कि उनके इत्तेहादियों के लिए भी था। वो सरप्राइज़ क्या था कि वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। इस सरप्राइज़ के बाद वफाकी हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से PTI को इस इकदाम से रोका जाए, और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो इमरान खान की कोशिश ये है कि हर मुमकिन इकदाम के बाद वफाकी हुकूमत को घर भेजा जाए। नवाज शरीफ की तरफ से हमजा शहबाज को ये कहा गया है कि आप तहरीक अदम इत्तमाद लेके आएँ, जबकि माहिरीन का ये कहना है कि जब इजलास जारी होता है तो उसके दौरान में ना तो आप गवर्नर राज लगा सकते हैं और ना ही आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। दोनों के दरमियान में जंग जारी है। हर एक के वज़रा कोई ना कोई बयान देते हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जाद खान, रहनुमा हैं नून लीग, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुर्तज़ा सती, रहनुमा हैं PTI के। आज हम लोग असम्बलियों के तहलील होने पे बात कर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप ये बताइएगा कि अभी तक असम्बलियाँ तहलील क्यों नहीं हुई, इसके फ़ैसले में तौसीक़ क्यों कर दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस पर ज़ाहिर सी बात है, चारों सूबों से लोगों को बुलाना है खान साहब ने और उस पर डेलिब्रेशन करनी है, ताकि कोई वन वे ये ना कहे कि खान साहब ने सोलो बेस पे इसका फ़ैसला कर लिया। पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ, और उस पर मेरे ख़्याल है जिस अफ़ाम व तफ़हीम से और जिस इतनी गौर व फ़िक्र से ये बात कही गई, मेरे ख्याल में अब ये हो ही जाएगा। जी ठीक है। सज्जाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अगर वाकई में PTI ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो वफाकी हुकूमत का क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तो काफ़ी इस बात पे हैरान हूँ कि खान साहब ने गुज़श्ता 6 माह से अनसर्टनिटी पैदा की हुई थी। पहले तो जब चीफ़ की अपॉइंटमेंट का मसला था पाकिस्तान में 70 साल की तारीख में कंट्रोवर्शियल उसको बनाया गया, और फिर खान साहब ने लॉन्ग मार्च का एक इंदिया दिया, और फिर आपके सामने है कि वो लॉन्ग मार्च 1.5 माह से लाहौर से चलते चलते पिंडी आके बजाय इस्लामाबाद आने के ख़त्म हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पिंडी में जब वो खान साहब की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो शेख रशीद साहब जो यहाँ रावलपिंडी में उनके करता जाता थे, जिन्होंने खान साहब से कहा कि यहाँ पे मिलियंस लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो इत्तेफाक ऐसा है कि आप भी यहाँ पिंडी में और सती साहब ने भी देखा होगा कि वो चांदनी चौक और रहमानाबाद और 6 रोड, वो वन वे जो साइड थी सड़क पे, वहाँ पे तकरीबन 20-25 हज़ार आदमी भी, मैं तो हम लोग 15 कहते हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो लाखों की तादाद न देख कर खान साहब, मेरा ख्याल है कि गुस्से के आलम में या परेशानी के आलम में उन्होंने एक बात कह दी कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। पहली बात तो यह है कि सिंध असम्बली आपके सामने है कि वो वहाँ पे टोटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान में भी खान साहब की हुकूमत नहीं है, मां सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। और मैं नहीं समझता कि अभी खान साहब ने कोई फ़ैसला किया है। खान साहब की आदत है वो कबल अज़ वक्त जो है वो कह देते हैं, और फिर उस पर जब मुशावरत होती है, और मुझे यकीन है कि खान साहब की पार्टी जो है वो सजेस्ट नहीं करेगी और उन्हें मशवरा नहीं देगी, और उनके कुछ अरकान भी जो है अभी जो बात सामने आ रही है वो भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि कबल अज़ वक्त जो है असम्बली जो है तहलील कर दी जाए। लेकिन सज्जाद साहब, आपने बात की कि सिवाय KP के हुकूमत की और खान साहब के पास कुछ भी नहीं है। पंजाब हुकूमत भी उनके पास है, और अगर इस नंबर ऑफ गेम देखा जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा PTI के पास है। तो आप क्या करेंगे अगर वो ख़त्म कर देते हैं? आपके पास तो उतनी तादाद भी नहीं है। पंजाब हुकूमत भी आपके सामने है कि बैसाखियों पे खड़ी है। जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब हुकूमत का, वो खान साहब के साथ इत्तेहादी थे। जो उनके काफ के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी शुजात साहब, वो इस वक्त PDM के साथ वो ताउन कर रहे हैं, और शुजात साहब ने तो अपने जो उनके जो मेंबरान थे जो इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई का साथ दे रहे हैं, उनको भी
डिसक्वालीफाई करने के लिए उन्होंने वो कह दिया है। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में गालबन चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पंजाब में खान साहब के पास इतनी अक्सरियत हो या चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो असेंबली डिज़ॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ये सोचना। और वैसे भी अनसर्टेनिटी है आपके सामने, मुल्क मुकम्मल ही नहीं हो सकता इन चीज़ों के। इस वक्त अभी जब से ये गवर्नमेंट बनी है, फिर खान साहब ने 5-6 माह गुजरे हैं, मुसलसल लॉन्ग मार्च, सड़कें बंद हैं, कारोबार है नहीं है, लोग परेशान हैं, लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लोग अब इस बात की फिक्र में नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है नून की है या पीपल्स पार्टी की है या PTI की है। लोग तो ये चाहते हैं कि सियासतदान मिल बैठकर लोगों के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनका हल निकालें। इस वक्त मुल्क जो है माशियत में इस्तेकाम का शिकार है। अनसर्टेनिटी आपके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम तो खुद इस बात पे फिक्रमंद है। बहरहाल ये लगता नहीं है कि असम्बली तहलील हो, मुझे तो ये नहीं लगता। आपको यकीन है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी? ये माशी अदम इस्तेहकाम और लोगों की मुश्किलात पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं मुर्तज़ा सत्ती साहब की तरफ जाऊंगी। मुर्तज़ा सत्ती साहब, नवाज शरीफ साहब ने हमज़ा शहबाज को हुक्म दिया है कि आप तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ, किसी भी तरह से असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देनी। आपको क्या लगता है कि क्या आप लोग कामयाब हो जाएंगे? जो 26 नवंबर लॉन्ग मार्च में इमरान खान ने फैसला किया असम्बलियाँ तहलील करने का, क्या आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि जिससे मेरे भाई ने ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी है और जो इकनॉमिक के अंदर मसलन पाकिस्तान की भूख का लंबा हो जाना और लोगों का परेशान हो जाना और मुल्क की इस पोजीशन पे आ जाना कि बिल्कुल ये कंगाल हैसियत पे जाके खड़े हो गए, जिसमें मसलन इसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप ये देख लें कि जो मूडीज़ और दूसरी इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने आज से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले जो है 50% से लेस जो है वो रिस्क क्रेडिट रिस्क पे था और अब ये क्रॉस करते हुए 90% से अबव हो गया। जब इमरान खान से इन्होंने छीनी हुकूमत और गलत तरीके से छीनी और उसकी जो किराएदेही है उसके ऊपर डाका मारा गया और उस डाके के बाद जब ज़बरदस्ती इस हुकूमत को ऊपर बिठाया गया और बैठने के बाद ख्याल ये था कि इनके पास चूँकि जी बड़े इकनॉमिक विज़र्ड्स, बड़े अल्लामा हैं और वो बहुत इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इमरान खान से जब ये हुकूमत छीनी गई गलत तरीके से उसकी मतलब इस पर डाका मारा गया। कौन सा गलत तरीका? गलत मीन्स कि इधर से बंदे खरीदे गए, सेल परचेज हुई, मतलब वो तमाशा किसने नहीं देखा। मैं उसकी तफसील देते हुए या एलाबोरेट करते हुए मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ आप सबके सामने। अब उस तमाशे के बाद ये हुआ कि उस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर जो FDI है और जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो कोई $21.85 बिलियन थे और आज इस वक्त जो है वो $7.8 बिलियन रह गए। और अब बार बार सऊदिया से भी मांगते हुए, चाइना से भी मांगते हुए, दूसरे ममालिक, मतलब शर्म की उस इंतहा की। मतलब अभी जब शहबाज शरीफ साहब तुर्की में गए और उसमें मैं चूँकि ये फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट है और पाकिस्तान के हवाले से बात है, लेकिन आप देखें कि उनकी जो आप उस डेलीगेशन में देखें जब वो खड़े हैं और वो किस तरह से हमें देख रहे हैं। ये एक ऐसे हालात पे पाकिस्तान को हम ले आए हैं कि जहाँ इसमें कोई शक नहीं कि तदब्बर की ज़रूरत है। और नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन कोई आया नहीं, ये लोग बैठे हुए हैं। मतलब चूल्हे दी भी इन्हों दी तवे हुई इन्हों दी, मतलब जो ये किए जा रहे हैं इनको समझ कोई नहीं। मियां नवाज शरीफ फिर भी चूँकि एक एक्सपीरियंस आदमी है, शहबाज शरीफ साहब को तो बिल्कुल पता ही किसी की चीज़ का नहीं है। वो जा इधर रहे होते हैं, बात उधर कर रहे हैं, चूँकि मुल्क ऐसी हालत में फंसा हुआ है। उसमें अगर ये मैं समझता हूँ कि नए इलेक्शन की तरफ आ जाएं और हमने 2-4 दिन पहले भी काफ़ी इस मुल्क के करते धरते लोग बैठे हुए थे, तो उसमें बल्कि मुझसे भी उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताएंगे इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का आखिर तरीका क्या है। तो उसमें यही है कि आप इलेक्शन होने दें, इलेक्शन इंडिपेंडेंट होने दें, इलेक्शन में मेरिट पे होने दें और ज़बरदस्ती किसी को इक़्तिदार के ऊपर कुर्सी में मत बिठाएं।
जिसका हक बनता है, जिसको पब्लिक गलत करती है या सही करती है, बिल्कुल अवाम का फैसला होना चाहिए। 77 से लेके अब तक आपकी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना जी, हम सारे इसमें फेल हो गए। और उसमें जब पाकिस्तान फेल हो जाता है और पाकिस्तान के लोग उसमें शर्मिंदगी उठाते हैं और उसका नौजवान बेरोजगार हो जाता है, उसकी स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल डिस्टार्ट होकर रह गई, फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर आप एक रूल करने वाले लोग थे ना, क्योंकि ये मुल्क तो बड़ा मुल्क है, ये कुछ आम मुल्क तो नहीं है, लेकिन अब ये मुल्क मसलन जब एक बैगर की हैसियत से इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये मूव करता है तो यकीन मानिए कि पूरे दुनिया के मुसलमान इस बात पर से परेशान होते हैं कि या खुदाया इस मुल्क का इसको ना गिरने देना, इसको कुछ होना। जब सारे लोग इस पर सोचते हैं तो आप भाई जिनका इक़्तिदार नहीं बनता, जो मसलन जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वो जी हमज़ा शहबाज को हम दे दिया, हमज़ा शहबाज जो है वो मैं नहीं समझता कि मसलन नून के अंदर ये बात नहीं है। मसलन मैं या साजिद साहब को जानता हूँ, अच्छा समझदार आदमी है, मुझे वो एक इनका वो सुप्रीम कोर्ट में मिलता रहा लड़का सा, क्या नाम है उसका, बड़ा अच्छा टीवी पे भी बोलता है, और लोग हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज ने 2-2.5 महीने में यहाँ पे जो हमने उसकी देखी, उसका वो जेस्चर ही नहीं है, वो प्रेजेंटेशन ही नहीं है, वो मूव ही नहीं है, तो इससे क्या होगा फिर? अब वही मामला फिर कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि अब देखना नून के पास अक्सरियत नहीं है, नून के पास टोटल मेंबर्स अपने 178 है, अब ये किसी 167 है टोटल इनके पास, 167 है, मिला जुला के ये 78 कर लें, लेकिन ये 185 या 186 नहीं हो सकते। जब ये उस पर डाका मारेंगे जैसे पिछली दफा ने किया, कोर्ट इसको रद्द कर देगा, जब कोर्ट रद्द कर देंगे वो मुड़ के 178 पे आ जाएंगे, जब वो मुड़ के आ जाएंगे तो ना ये अदम एतमाद हो सकेगा, ना ये हुकूमत कामयाबी में हो सकेगी। इसके बेहतर यह है कि इसका बैठ के फैसला करके नए इलेक्शन में आ जाए और काम को भी हिजाब से निकालें। इस बात पर से ना कहें कि इमरान खान को गोली लगी, वो बहुत परेशान था तो वो पिंडी से वापस चला गया, अब जी वो वापस चला गया तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब को मैंने देखा है कि वो इंतहाई बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, ये ना कहें। सियासत के अंदर जब आप ये कहते हैं कि हम पुराने लोग हैं और हम तदब्बर रखते हैं, तो फिर तदब्बर, हिकमत और कामी दहारे में बात करें, ज़ातियात पे बात ना करें और इस सिस्टम को चलने दें, और इसका वाहिद हल अब इलेक्शन ही। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा मुर्तज़ा सत्ती साहब के। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि इमरान खान दोनों असम्बलियाँ तोड़े, मैं इलेक्शन की गारंटी देता हूँ। अब गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, अब तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। इससे पहले मैं माशी अदम इस्तेहकाम पे थोड़ी बात करना चाहूँगी। सज्जाद साहब, आपने कहा कि मुल्क बहुत ज़्यादा माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अवाम परेशान है। जब मुल्क इतना माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार था, आप लोग गवर्नमेंट में क्यों आए? और अगर मिफ्ता इस्माइल की बात करें तो मिफ्ता इस्माइल ने भी एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अब मौजूदा हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रेट ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ उन्होंने इसकी कुछ डिटेल भी दी है कि गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो बरामदात $80 बिलियन और दरामदात $80 बिलियन और बरामदात $31 बिलियन थे। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बात की जाए तो उन्होंने इस चीज़ को तरजीह नहीं दी और इसके साथ साथ उनको ये चाहिए था कि दरामदात और बरामदात को आसान बनाया जाता ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा होती। तो आप मुझे ये बताएं, जब इतना डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, आप हुकूमत में क्यों आए? देखिए, मैं सत्ती साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिस तरह सत्ती साहब ने कहा कि हुकूमत, हमने डाका डाला, हुकूमत छीनी गई, मैं टोटली इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपके सामने है कि आइनी तरीके के साथ अदम एतमाद और इनकी जो अतादी, इनकी गवर्नमेंट तो पहले दिन से, जब इलेक्शन हुए 2018 में, तो इनकी गवर्नमेंट तो पहले ही नहीं बन सकती थी। ये तो बैसाखियों पे खड़े थे, अतादियों के साथ खड़े थे। और फिर हमने, लेकिन वो इत्तेहादी आप लोगों के साथ भी तो नहीं है ना, आपके साथ भी तो नंबर गेम कम है। वो इनके साथ मिल गए, इनकी तादाद पूरी हो गई। वही बताना चाहता हूँ, वही जिन बैसाखियों के साथ खड़े थे, वो बैसाखियाँ जब निकल गई तो उन इत्तेहादियों ने इन्हें छोड़ दिया कि इत्तेहादी समझ गए थे कि 3.5-4 साल में जो खान साहब के साथ जो अरस्तू थे, असद उमर वगैरह, जो कह रहे थे कि हम 50 रुपये जो है वो पेट्रोल ले आएंगे और हम प्राइसेस कम कर देंगे, और आपके सामने है फिर महंगाई इस ज़ोर से बढ़ी कि वो कोई 10-20% नहीं बल्कि 400% जो है बढ़नी शुरू हो गई। तो पहली बात है कि हमने जो गवर्नमेंट जब ली तो वो आइनी तरीके के साथ अदम एतमाद हुआ, और दुनिया में
होता है। अभी आप बरतानिया में देखें कि पिछले 3 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर बरतानिया में वो अदम एतमाद के साथ वो उतर गए हैं अपनी सीटों से। तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट कोई गैर आइनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया, नंबर्स ऑफ गेम्स थी उस जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इनको छोड़नी पड़ी। और हालात ये थे, अब मैं बावसूख आपको ये अल्फन ये बात कहता हूँ कि इनके मेंबर्स जो थे, जो रोज़ हमारा उठना बैठना होता है, वो कह रहे थे, बल्कि शेख रशीद साहब ने तो ओपनली कहा था कि हम कल के इलेक्शन में लोगों के पास किस तरह जाएंगे। जो आटा मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपये गरीब की तो पहुँच जो है वो खुर्दो अजनास अपनी उनके पे होती है, तो वो 35 वाला आटा जो है वो 100 रुपये का नहीं मिल रहा था। चीनी अभी रेट पता है कितने में मिल रहा है? अब देखो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब वो चीज़ें बनी हुई हैं तो फिर अब एकदम जब 4 साल का जो बिखार है वो आप 3-4 माह में, और उसके बाद गवर्नमेंट को एक दिन भी, जैसा कि आपके सामने है कि लॉन्ग मार्चेस शुरू हो गए, अब लॉन्ग मार्च ख़त्म हुए हैं, फिर जब हमारी एक मेन अपॉइंटमेंट का मसला आया उसको एक इशू बना दिया गया सारी दुनिया में, और दुनिया में एक जगहसाई हुई, क्योंकि ये एक अदारे का अपना एक मामला होता है, अदारा खुद जो है इस बात पे, लेकिन खान साहब ने उसको भी एक बहुत बड़ा इशू बनाई रखा। फिर अभी आपके जो है जैसे कि सती साहब कह रहे थे कि हमने आइनी तरीके के साथ अदम एतमाद के साथ, और हम तो खुद जिस वक्त ये मामलात ख़राब हो गए, गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, तो हमने खुद इलेक्शन की डिमांड की थी। हम तो खान साहब से खुद कह रहे थे कि आप इलेक्शन करवा दें। जब खान साहब इस बात पे बज़िद हो गए कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी की गेंद तक खेलूंगा, तो फिर उस वक्त जब इत्तेहादी इन्हें छोड़ के चले गए और इत्तेहादियों ने भी महसूस किया कि कल वो अवाम को देखे, पॉलिटिशियन जो होता है वो कोई डिलीवर करता है, अगर डिलीवर नहीं कर सकता तो वो कल अवाम के सामने किस मुंह के साथ जाएगा। इत्तेहादियों ने को हमारी वजह से नहीं, इत्तेहादियों ने अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी साख को सामने रखने के लिए तमाम जमातें जो इनके साथ थी, उन्होंने मासवाए परवेज इलाही साहब की भी फैमिली जो है वो सारी फैमिली ने भी फैसला कर दिया था कि वो इनके साथ मजीद नहीं चल सकते। लेकिन परवेज इलाही साहब ने खुद वादा किया जरदारी साहब के साथ, वो भी एग्री हो गए थे कि, लेकिन बाद में उन्होंने वो अपना फैसला बदल दिया। तो मसला ये था कि हालात जो है वो आइनी तरीके के साथ ही गवर्नमेंट चेंज हुई, अदम एतमाद हुआ और उसके बदले। लेकिन अब इतनी जल्दी, जैसे कि आप ये कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बात की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने निशानदेही की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ही 500 मिलियन जो है एशियन बैंक ने जो है पाकिस्तान को वो ट्रांसफ़र किए हैं, और आज स्टेट बैंक में पैसे ये चीज़ें आ चुकी हैं। रही बात जिस तरह सती साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया से, ये तो इमरान खान साहब खुद जो है जब यूएई के और सऊदीया के वली अहद आए तो ये खुद गाड़ी ड्राइव करते थे, और इन्होंने तो 18 साल पहले ये कहा था कि हम ना IMF के पास जाएंगे, ना हम किसी मुल्क से कर्जा लेंगे, ना हम भीख मांगेंगे, और उसके आपके सामने सारे। लेकिन आपने कुछ छोड़ा नहीं था, उनके पास कोई हल नहीं था इसके अलावा। वो IMF के पास ना जाते तो क्या करते? आप 4 साल की बात करते हैं, इतने साल जो आप लोगों ने हुकूमत की उसमें क्या किया? 4 साल क्या उन सालों पे ज्यादा भारी हैं जो आप लोगों ने हुकूमत की? 2014 में जब हमने गवर्नमेंट संभाली, 3.5 साल 2014 में जब हमने मियाँ साहब ने जब नूर को गवर्नमेंट मिली, तो उस वक्त शॉर्टफॉल था बिजली का, और 18 घंटे जो है बिजली शहरों में जो है बिजली नहीं मिलती थी। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, हमारे खुद ये जनरेटर चलते थे और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, और मियाँ साहब ने गवर्नमेंट संभालते ही पहला फैसला ये किया कि हम साल 1.5 साल में बिजली, और अल्लाह का करम था कि 2015 और 16 में हमारे सिर्फ पैदा ही की, उसकी सप्लाई पे तवज्जो नहीं दी। 12,000 मेगावाट पे अवाम तो फिर भी तरस रही है। अवाम देखे ना, उस वक्त आज की प्राइसेस और 2018 से पहले की 2018 जनवरी की आप प्राइसेस ले लें जो चीज़ों की हैं, तो आज की प्राइसेस आप देख लें, तो ये सारा मामलात खराबी कहाँ से हुई है। अब इसको ठीक करने में आप ये कहें कि एक कोई जादू की छड़ी होगी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास। अब दुनिया के साथ, अब जैसे उसके बाद हमें जैसे ही गवर्नमेंट मिली, आपके सामने सैलाब आया, इस वक्त तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग जो है वो बेघर होकर बैठे हुए हैं। सज्जाद साहब, वैसे तो मुर्तज़ा सत्ती साहब की तरफ भी मैंने जाना है, लेकिन आपने चूंकि सैलाब की बात की, सैलाब के हवाले से मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। वेदर फोरकास्ट वालों ने 2 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इतनी बारिशें होंगी और इतनी तबाही आ सकती है। आप लोगों ने क्या इकदाम किए थे?
देखिए ये तो इससे पहले भी 2010 में भी सैलाब आए, सैलाब तो सारी दुनिया, सैलाब और ज़लज़ले ये तो तमाम दुनिया में जो है बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड और इटली जैसे मुल्कों में सैलाब आते हैं और वहाँ पे कई अमवात होती हैं। अभी पिछले दिनों चाइना में सैलाब आया, उसको हम रोक तो नहीं सकते कि सैलाब को हम रोक लें, लेकिन हम प्रिकॉशंस तो कर सकते हैं कि आवाम को किसी सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आवाम को मुश्किलात का शिकार ना हो आवाम। अभी देखें ना, अभी हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए कि अभी इस चीज़ों पे तो खान साहब ने हमें कहा था कि कितने सौ डैम वो बनाएंगे, जैसे गवर्नमेंट संभालते ही 360 डैम जो है वो बनाएंगे। हमारे सामने तो अभी तक एक डैम भी नहीं, उन खान साहब का जो है उनका मनसूबाबंदी जो थी उसमें अभी तक तो एक डैम सामने नहीं आया, और इस पे भी इंशाल्लाह हो रहा है, अल्लाह पाक खैर करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा था आफात, अब इतनी बड़ी आफात आई है जिसमें पाकिस्तान जो है वो पहले ही मुश्किलात में घिरा हुआ था। मैं आपको एक एक चीज़ क्या गिनाऊँ कि जब मेडिसिन का मामला आया आपके सामने तो उस पर जब इमरान खान साहब ने कमीशन बिठाया तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ी बदनवानी हुई। जब शुगर स्कैंडल बना तो उसमें उन्होंने अपने ही साथी जहांगीर तरीन साहब जो है उन पे वो इल्ज़ाम साबित हुआ कि ये सारे जो है क्राइसिस इनके अपने कुलीग्स जो है वो कर रहे हैं। और मैं नहीं ज़ातियात पे आना चाहता कि उसके बाद इमरान खान साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ज़ातियात पे जाना भी नहीं चाहिए। हमें अवाम की भलाई, अवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें। वो अगर 2018 में गवर्नमेंट मिली थी तो लोगों की ये तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी कि अब वो कहते थे कि अगर महंगाई होती है तो उसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। ये जितनी चीजें महंगी हुई ये खान साहब के दौर में हुई। आप जायजा ले लें। ठीक है, मुर्तज़ा सत्ती साहब आपकी तरफ आऊंगे। वो उनका ये कहना है कि आप कुछ छोड़ के नहीं गए थे तो उनके पास कोई हल नहीं था। मुर्तज़ा सत्ती साहब आपकी तरफ आऊंगी। हमारा जीडीपी उस वक्त 5.9 प्लस जा रहा था। 3.5 साल आपने गैर कानूनी तरीका जो इन्होंने कहा है कि छीना गया, गैर कानूनी तरीके के साथ मियाँ साहब पे पनामा केस बनाकर और बेटे से तनख्वाह न लेने पर उनकी हुकूमत को खत्म किया गया। उस वक्त तो देखे ना, बोल सकते थे ना खान साहब। अब इतने बड़े स्कैंडल्स खान साहब पे आ रहे हैं और खान साहब को जो सादिक और अमीन और एक बेटे से तनख्वाह न लेना, मैं ये समझता हूँ ये कोई जुर्म नहीं, लेकिन उस वक्त इसको जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म बना दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि गैर आईनी तरीका वो था जिस तरीके से जुडिशल मर्डर जुल्फकार अली भट्टो साहब का, आज तमाम जजेस भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मियाँ साहब को निकालना भी जो है ये एक तरीकाकार इख्तियार करके मियाँ साहब से गवर्नमेंट छीनी गई और उसके बाद फिर उसमें से काम तो आना था, लेकिन उसके तो आप लोगों ने भी छीन ली ना। अगर आप लोगों से छीनी गई। सजा खान साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, लेकिन अभी सत्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्ती साहब, पहले तो आप सजा खान साहब की बातों का आप रिस्पॉन्स करें कि IMF के पास आप लोग क्यों गए और आपने क्यों किया। आप लोगों का कहना था कि कुछ भी ख़जाने में नहीं था, आपकी मजबूरी थी। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि परवेज़ इलाही ने कहा है कि जब इमरान खान हुक्म करेगा हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आप लोग क्यों नहीं कर रहे असम्बलियाँ तहलील? आप कर दें ताकि फ़ैसला हो जाए। और सईद गनी की अगर बात की जाए तो सईद गनी ने कहा है, आज उन्होंने बयान दिया है कि किसी भी सूरत में PTI असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकती। इसकी क्या वजह है? बड़ी मेहरबानी जी। देखिए सईद गनी साहब, या मैं इस बात का क्या जवाब दूं, इसको रहने ही देते हैं। असल इशू फिर इस पर चले जाते हैं कि जी मुल्क के हालात क्या हैं, IMF की सूरत हाल क्या रही और उससे कैसे पाकिस्तान बाहर निकल सकता था। और उसमें आपने ये देखा कि PTI ने अपने एक इंतहाई आम वज़ीर जो है असद उमर जो हैं उनको भी सेक्रीफाइस किया इसी जंग और इसी कशमकश में कि हम IMF में ना जाएं। ठीक है मुर्तज़ा साहब, यहीं पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे ही स्टार्ट करेंगे वक्फे के बाद। मुर्तज़ा सत्ती साहब बात कर रहे हैं कि हमने फ़ैसला किया था कि IMF के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे मुर्तज़ा सत्ती साहब से। मुर्तज़ा सत्ती साहब आप अपनी बात को कंप्लीट करें। लेकिन ये कि चूँकि पाकिस्तान के जो ख़जाने के हालात थे वो इस क्वेश्चन के बगैर चल नहीं सकते थे, तो उस पर एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिर फिर इसको करना पड़ा। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और फिर उसके बाद
असल पाकिस्तान का इशू ये है ना कि जिन बिजली के घर की ये बात कर रहे थे या जो बिजली के घर पहले हुए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का असल इशू ये है कि एनर्जी का क्राइसिस है। और जिस तरह से इन्होंने डैम्स की बात की या पाकिस्तान के पास 1960 के बाद कोई रीज़नेबल उस तरीके से इतने मेगावाट का डैम हमारे पास बन नहीं सका, क्योंकि बिजली जो है इसका जो आप हाइड्रो पे करते हैं ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन हम चूँकि थर्मल पे इसको इस वजह से डीजल पे करते हुए आए हैं कि इसमें कमीशन होता है, इसमें करप्शन होता है, इसमें ऑब्सोलीट मशीनरी होती है, इसमें इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, उस एग्रीमेंट्स के अंदर सियासतदानों के अपने पैसे रखे हुए हैं और उन पैसों में से इस तरह से वो फिर आगे बढ़ता गया मामला कि आप आज फिर मैं ये कहूँगा, मैं एक कॉमनवेल्थ की मीटिंग से बाहर निकला तो मेरे साथ कोई नून के साथी भी थे और लोग भी थे, तो एक इंडियन मुसलमान हमें कहने लगा कि आपकी डिस्कशन से ये पता चलता है कि आप सारे पाकिस्तान से हैं, लेकिन आपके लोगों की इतना मालो दौलत इस लंदन के अंदर है कि ये लंदन के आधे लंदन के ये मालिक हैं। अब ऐसे में जो सियासतदान था, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट था, जो करप्ट नौकर था, वो तो अमीर हो गया, ये मुल्क पीछे रह गया। अब इस सब का ये वाविला कि जी इमरान खान 3.5 साल में इस गिरी हुई हालात पर से मुल्क को नहीं निकाल सका, जबकि बीच में से हम फिर दोबारा से मुसल्लत हो गए, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने दें और उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुल्क का भी पता चल जाएगा लोगों को, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दें अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो। मैं बस मुख्तसरन यही बात करूँ। जी बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, इलेक्शन होने चाहिए अगर आवाम को और पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि किसी भी पार्टी की बात की जाए, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है, हुकूमत में आने के लिए लड़ाई भी की जाती है और तगदो भी की जाती है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद कहा यह जाता है कि जो पिछली हुकूमत थी उसने ख़जाने में कुछ नहीं छोड़ा। तो उम्मीद ये करते हैं कि जो भी हुकूमत में होगा, बेशक वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर PTI, वो कोशिश ये करेगा कि आवाम के मसाइल को हल किया जाए, आवाम को सामने रखा जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।